तो हेलो दोस्तों, हम कल आपके डाइजेशन के वीडियो में हम आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो बताए थे कि डाइजेशन में कौन कौन सा पार्ट भाग लेता है, अर्थात डाइजेशन के बारे में आपको कंप्लीट बताए थे। तो आज हम एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल के अंग में जो आपको बताए थे, तो उनके अंग में करीब जो 6 से 7 अंग थे उनके बारे में पहले आपको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो पहला जो हम आपको अंग बताए थे वो आपका था क्या, बक्कल कैविटी। क्या था? बक्कल कैविटी, मुख गुहा। क्या था? मुख गुहा। उसके बाद दूसरा आपका था ओएसोफेगस, जो गले में एक पतली सी नली होती है जिसके सहारे क्या होता है, भोजन एस्टोमच में पहुंचता है। फिर अगला पार्ट जो आपका था वो था एस्टोमच का। किसका था? एस्टोमच का था। अगला पार्ट क्या आपका था? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये आपके थे एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं वो। तो इन्हीं भागों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं, और जो कि बायोलॉजी का दूसरा अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो कल आपको हम कंप्लीट बता दिए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन भाग लेता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर इतना बड़ा क्यों है, तो इसके बारे में हम शुरुआत से पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या होता है, जो आपका मुख है एक प्रकार का, देखो गुहा का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे खाली स्थान होते हैं जिसको क्या बोला जाता है? गुहा। क्या बोला जाता है? गुहा। जिसे मतलब कि मुख में हमारे खाली स्थान है तो उसको बोला जाएगा मुख गुहा। क्या बोला जाएगा? मुख गुहा। उसके बाद हमारे हृदय यानी कि जो हृदय फेफड़े में जो खाली स्थान उसको बोला जाएगा, फेफड़े को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्ष। क्या बोलते हैं? वक्ष। तो इसे क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। तो इसी प्रकार से क्या होता है हमारा मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में हम देखेंगे। तो मुख गुहा जो आपका होता है, ये पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, यानी कि डाइजेशन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? आपकी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, ना कि आपके हैंड से। देखो तोड़ने फोड़ने का काम तो आपके हैंड से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो हम तोड़ते हैं वो अपने मुख के साइज का तोड़ते हैं कि हमारे मुख में कितना भोजन सही तरीके से हम उसको चबा सकते हैं। ठीक है, तो हम वहां उसको तोड़े फोड़े नहीं बल्कि उसको अपने मुख के आकार का छोटा किए हैं कि उतना टुकड़ा हमारे मुख में जा सके। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो आपकी फिजिकली यानी कि जो फिजिकली डाइजेशन होता है उसका जो काम होता है वो होता है आपके मुख गुहा से। पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अगला क्या है? यह एक खाली जगह होता है जिसमें आपके कई सारी चीजें आती हैं। जैसे आपका पहला हो गया जीभ, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आती हैं, और 32 दांत आते हैं। तो जीभ एक प्रकार का आपका सेंस ऑर्गन है, आपको हम सेंस ऑर्गन चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, यानी कि सेंस कराता है कि किसका स्वाद खट्टा है, किसका स्वाद मीठा है, किसका स्वाद तीखा है, किसका स्वाद नमकीन है। तो इस सेंस ऑर्गन है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 32 दांत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा दांत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन सा दांत नहीं होता है, जो मतलब कि 12 वर्ष की आयु में कितने दांत टूटकर गिरते हैं, अर्थात पूरे लाइफ टाइम में कितने दांत हमारे अंदर उगते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं का सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे लार ग्रंथियों से। आप जान लीजिए कि पूरे दिन भर में हमारे मुख में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। कितना? 1.5 लीटर लार हमारे मुख में बनता है। तो लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। कितने निकलते हैं? 1.5 लीटर लार निकलते हैं। तो अगला क्या है? लार का पीएच मान। बहुत ही मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है कि लार का पीएच मान खाने से पहले क्या होता है और खाने के बाद क्या होता है। तो वैसे नॉर्मली जो दिन भर लार का पीएच मान माना रहता है वो कितना होता है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। कितना होता है? 6. नॉर्मली आप देखोगे तो लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6.8 होता है। अर्थात ये कह सकते हो कि जो आपका लार होता है वो लगभग अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। तो पीएच स्केल आपको क्लास 10th में आप साइंस की बुक में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पीएच स्केल होगा, अर्थात 12th की भी केमिस्ट्री जहां पर भी आप पढ़ते होगे वहां पर आपको पीएच स्केल बताया जाता होगा कि भाई अगर 1 से 6 तक है, 1 से 6 तक किसी ऑब्जेक्ट की या कोई भी वस्तु है, अगर उसका जो पीएच मान है 1 से 6 के बीच में है तो वो वस्तु कैसी कहलाएगी? अम्लीय। कैसी कहलाएगी? अम्लीय। अगर 7 पर जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, अर्थात 7 के बाद जितने भी आपके जाते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय। तो यहां पर जो लार का पीएच मान है 6.8 है। कितना है? 6.8 है। अर्थात जो हम नॉर्मली लार का पीएच मान देखते हैं वो हमारा कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। अब हम देखते हैं भैया खाने से पूर्व हमारे लार का पीएच मान कितना होता है। खाने से पूर्व और खाने के बाद जो लार का पीएच मान होता है परिवर्तित हो जाता है। तो खाने से पूर्व जो हमारे लार का पीएच मान होता है 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 होता है। तथा खाना खाने के बाद जो हमारे लार का पीएच मान हो जाता है 6.5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6.5 हो जाता है। तो याद करने के लिए आप सिंपली याद कर सकते हैं कि खाना खाने के पूर्व 7 होता है, तो जब खाना हम खा लेंगे उसके बाद आप 7 में से 1 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब 7.5 खाना खाने के पूर्व और खाना खाने के बाद 6.5 हो जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब हम देखते हैं भैया कि जो हमारा लार बनता है
उसमें कितने % आपके जल होते हैं और कितने % पाचक एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लार में लगभग 99% आपका जल पाया जाता है और 1% ही जो आपका पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं कि ये पाचक एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन चारों जो पाचक एंजाइम 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों प्रकार का काम क्या क्या होता है और ये भोजन में उपस्थित किस किस अवयवों का डाइजेशन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लेकिन इसके पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे मुख में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, इन लार ग्रंथियों का नाम क्या होता है। तो हमने अभी पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है सबमेंडिबुलर होता है और तीसरा जो आपका होता है सबलिंगुअर होता है। ठीक है, तो हालांकि हमको लार ग्रंथियों के बारे में नहीं बल्कि एंजाइमों के बारे में पढ़ना है कि जो एंजाइम है लार ग्रंथियों से स्त्रवित होता है आपका एंजाइम और वही एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को डाइजेशन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भोजन को डाइजेशन करने में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उन एंजाइमों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। जो पाचक एंजाइम होता है उसमें पहला क्या होता है, लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। और दूसरा आपका क्या होता है, टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और तीसरा आपका क्या होता है, डाइस्टेज। और चौथा आपका क्या होता है, म्यूलिन। क्या होता है? म्यूलिन। पहला मैंने क्या बताया, लाइसोजाइम। दूसरा मैंने क्या बताया, टाइलिन। और तीसरा मैंने क्या बताया, डाइस्टेज। और चौथा मैंने क्या बताया, म्यूलिन। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं कि भोजन में उपस्थित किस किस अवयव को ये डाइजेशन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पहला हम लाइसोजाइम देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम कितना भी हैंड वॉश कर लें, लेकिन कुछ न कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हमारे हाथ में रह ही जाते हैं। तो भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे बक्कल कैविटी में प्रवेश करते हैं अर्थात मुख गुहा में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर इन लार ग्रंथियों में से अर्थात सलाइवरी ग्लैंड में से निकला हुआ ये जो आपका एंजाइम है लाइसोजाइम, ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को क्या कर देता है, खात्मा करता है। क्या करता है? खात्मा कर देता है। आई बात समझ में? तो आई होप इस एंजाइम का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखते हैं टाइलिन। क्या देखते हैं? टाइलिन। तो आप लोगों को बता दें भैया कि जो टाइलिन और डाइस्टेज है, इन दोनों का काम एक ही होता है। ये क्या करते हैं कि स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका? स्टार्च का। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ये चोकर। क्या बोलते हैं? चोकर। और चोकर किसको बोलते हैं? चोकर बनता कैसे है? तो अनाज का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोला जाता है चोकर। क्या बोला जाता है? चोकर। जैसे कि कल ही हम आपको एग्जांपल दिए थे कि जो हम लोग घर में आटा जो चाला जाता है वो देखते हो कि एक होता नहीं गोल टाइप का चलनी ना, तो उससे चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 100% चोकर को बाहर नहीं निकाला जाता है। अगर आटे में से 100% चोकर को बाहर कर दिया जाए तो वो आटा नहीं रह जाएगा बल्कि मैदा बन जाएगा। तो उसमें क्या जाता है, सिलिकन। क्या जाता है? सिलिकन। इसीलिए आप मैदे को कभी हैंड में रखकर से खिसकाओ तो उसमें क्या होता है, सिलिकन महसूस होता है। क्या होता है? सिलिकन। तो आटा क्या होता है, थोड़ा रफ होता है। क्या होता है? रफ होता है। ठीक है, तो रफ किसके कारण होता है, उसमें उपस्थित होता है चोकर। क्या उपस्थित होता है? चोकर। तो वो क्या करता है, मंड का पाचन करता है और उस मंड को माल्टोज यानी कि जो माल्टोज होता है उसको शर्करा में बदल देता है। शर्करा। और उसके बाद वो किसमें चला जाता है, इस शर्करा को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अर्थात अनाज का जो ऊपरी भाग होता है वो आपका होता है चोकर और अनाज के अंदर वाला भाग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आई होप इन तीनों एंजाइमों का जो कार्य है, वर्क है, उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कैसे किया जाता है। तो कोई चीज अगर आपको दे देगा कि जिसे इसमें कह देगा कि जो बक्कल कैविटी में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माल्टोज को शर्करा में परिवर्तित करता है, तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा। अगर आपके पास टाइलिन होगा तो टाइलिन आप मारेंगे, डाइस्टेज होगा तो डाइस्टेज मारेंगे। ठीक है, सो मैं आई होप जो ऑप्शन में क्या होगा एक ही देगा, चाहे टाइलिन देगा चाहे क्या होगा डाइस्टेज देगा। ठीक है, तो अगला जो एंजाइम आपका बच रहा है म्यूलिन। क्या बच रहा है? म्यूलिन। तो म्यूलिन के बारे में हम आपको बता दें, म्यूलिन का कोई खास काम नहीं है। ये क्या करता है, भोजन को लसलसा बना देता है अर्थात चिपचिपा। क्या बना देता है? चिपचिपा, ताकि भोजन को निगलने में क्या हो, दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? तो इसका मुख्य काम यही होता है कि भोजन को चिपचिपा बना देना। अर्थात जब भोजन चिपचिपा बनेगा नहीं तो हमारा जो ओएसोफेगस है वो भोजन को सही तरीके से स्टोमच तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों तो क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत रहा करे उसको आप कमेंट में बताइए। कमेंट आपके लिए 24 घंटा खुला है। ठीक है, किसी भी वीडियो पर आप कोई भी दिक्कत रहा करे कि हमको यहाँ नहीं समझ में आए, उसको आप कमेंट में बताइए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत। चलिए, तो हम किसके बारे में समझ लिए, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो अगला जो आपका हम समझते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। तो दांत से भी क्वेश्चन कई प्रकार के उठते हैं एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आइए हम टीथ के बारे में
जानकारी लेते हैं। चलिए, तो इसमें देखते हैं जो टीथ का निर्माण होता है, अर्थात जो दांत का निर्माण होता है एक कठोर ऊतक से होता है। कैसे होता है? एक कठोर ऊतक से होता है, अर्थात जो दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई दांत को क्षति किस गैस से होती है? तो दांत को क्षति होती है फ्लोरीन गैस से। किस गैस से? फ्लोरीन। और जब फ्लोरीन गैस से अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो दांत का क्षरण होने लगता है, जिसको बोलते हैं दंत क्षय। क्या बोलते हैं? दंत क्षय। तो आई बात समझ में? तो यहां तक अब हम देखते हैं भैया दांत का आपका दो भाग होता है। जो दांत होता है उसका दो भाग होता है, एक ऊपरी भाग होता है, क्या होता है? अंदर वाला भाग होता है। तो जो आपका ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और जो आपका अंदर वाला दांत का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो लेकिन देखो इसमें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी का सबसे कठोर अंग कौन सा है और बॉडी का सबसे मजबूत अंग कौन सा है। तो कठोर और मजबूत में क्या होता है? बहुत अंतर होता है। मजबूत आपका क्या होता है? जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। लेकिन कठोर पूछेगा कि दांत का सबसे ऊपरी भाग जो इनामेल होता है, जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। तो ये आपका इस प्रकार से आप देखिए फिगर में कि भाई मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो भाग है ये इनामेल का है और अंदर वाला भाग है क्या? डेंटाइन का है। ठीक है, तो यही क्या करता है? दांत की सुंदरता को बनाए रखता है। जो इनामेल है, इसी जो ब्रश वगैरह हम करते हैं इसी इनामेल को साफ करते हैं। ठीक है, इनामेल पर ही क्या करते हैं? कीटाणु वगैरह बैठते हैं और ब्रश वगैरह जब हम करते हैं सुबह में तो यही चीज क्या होती है? साफ होती है। ठीक है, तो इनामेल क्या होता है कि ये इनामेल आपका बना होता है 15% किससे? कैल्शियम एपेटाइट से। किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से। बाकी का 85% जो आपका कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जो अंदर वाला भाग होता है डेंटाइन। क्या भाग होता है? डेंटाइन भाग होता है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हम समझते हैं कि जो अब देखो भैया आपके लाइफ टाइम में दांत कितने होते हैं, और जो आपके आप तो नॉर्मली सुने होंगे कि मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र तक 20 टीथ ऐसे होते हैं जो टूट कर दोबारा उग जाते हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन के बहुत बच्चों को रहता है कि जो दोबारा दांत निकलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, और जो केवल एक ही बार दांत निकलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। देखो बायोलॉजिकल भाषा में जो दो बार होता है उसे डाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाई। और जो एक बार होता है उसे क्या बोला जाता है? मोनो। क्या बोला जाता है? मोनो। ये बायोलॉजिकल भाषा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हर एक सब्जेक्ट की भाषा क्या होती है? अलग होती है। तो बायोलॉजिकल भाषा में जो दो बार होता है उसे बोला जाता है डाई, और जो केवल एक बार होता है उसे क्या बोला जाता है? मोनो। तो जो दांत दोबारा निकलते हैं उन्हें बोला जाता है डाईफियोडोंट। क्या बोला जाता है? डाईफियोडोंट। और पूरे जीवन काल में केवल 20 ही टीथ ऐसे होते हैं जो मिल्क टीथ कहलाते हैं। कौन से? मिल्क टीथ कहलाते हैं, अर्थात दूध के दांत कहलाते हैं, जो आपके दोबारा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दोबारा। और यह क्रिया आपके 12 साल तक हो जाती है। 12 साल में वो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो दोबारा निकलते हैं उन्हें बोला जाता है डाईफियोडोंट। जो केवल एक ही बार निकलते हैं उन्हें बोला जाता है मोनोफियोडोंट। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब अपने दिमाग से आप बताइए कि भाई अगर 20 आपके टीथ हैं अगर वो दोबारा निकलेंगे तो मतलब कि 20 टूटेंगे तभी तो दोबारा निकलेंगे। तो 20 आपके टूटेंगे और 20 दोबारा निकलेंगे। तो मतलब पूरे लाइफ टाइम में आपके जो दांतों की संख्या होती है 52, अर्थात 32 दांत आपके प्रेजेंट में रहते हैं, 20 आपके दोबारा टूटकर निकलते हैं। तो मतलब 32 में अगर 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 52। अर्थात लाइफ टाइम में अगर आपकी दांतों की संख्या पूछेगा तो आप 52 बताएंगे, और अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछेगा तो 32 बताएंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो दांत में जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किस चीज की पाई जाती है? कैल्शियम की। किसकी पाई जाती है? कैल्शियम की। आई बात समझ में? तो दांत में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? कैल्शियम में। आई होप इसमें आप देखते होंगे कि आपका जो बोन होता है, बोन जो हड्डी आपकी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अर्थात आप देखते होंगे जब चीता वगैरह को जलाया जाता है, अर्थात डेड बॉडी को जब जलाया जाता है, उस जो आपकी हड्डी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो यही फास्फोरस, यानी कि जो आपका फास्फोरस है एक प्रकार का फास्फोरस। ठीक है, यही फास्फोरस के कारण क्या होता है? हड्डियों में आग पकड़ता है। अगर ये कैल्शियम अकेले ही हो, अगर कैल्शियम अकेले हो तो हड्डी कभी जल नहीं सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो आपका फास्फोरस है उसी के कारण क्या होता है? डेड बॉडी में आग पकड़ती है। ठीक है, हालांकि तब भी सही तरीके से जलती नहीं है। लोग तरह तरह के ऑयल यूज करके डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भैया हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दांतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं तो आपको इसमें ही बता देते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है इंसिजन
इंसीजर, क्या होता है इंसीजर, फिर आपका होता है केनाइन, फिर आपका होता है प्रीमोलर, फिर आपका होता है मोलर। तो इंसीजर की संख्या टोटल कितनी होती है हमारे अंदर 8, कितनी होती है 8, 4 आपके नीचे होते हैं, 4 आपके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए 4 दूना 8। तो इंसीजर का मुख्य काम क्या होता है, इंसीजर का मुख्य काम होता है किसी चीज को काटना, किसी चीज को काटना। तो सिंपल आप लोग देखिए, कोई आप अगर फ्रूट वगैरह खाते होंगे, कोई भी फ्रूट वगैरह खाते हो तो अक्सर आप देखते होंगे किसी भी को काटने के लिए यूज किया जाता है यही जो आगे के आपके 4 दांत होते हैं, उसी में से फंसाकर उसको काटने का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके क्या हो गया, जो आपका इंसीजर होता है ये आपके होते हैं 8, कितने होते हैं 8। उसके बाद भैया आपका होता है केनाइन, क्या होता है केनाइन, क्या होता है केनाइन, केनाइन क्या होता है कि एक किसी भी चीज को फाड़ने के काम आता है, किसी भी चीज को फाड़ने के काम होता है। तो केनाइन क्या होता है कि ये मांसाहारी जानवरों में बहुत लंबा होता है, ठीक है। ये केनाइन क्या होता है, मांसाहारी जानवरों में बहुत लंबा होता है। केनाइन की संख्या कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है। आई बात समझ में, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्रीमोलर, क्या देखते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की जो संख्या होती है आपकी 8 होती है, कितनी होती है 8, 2 आपके इधर, 2 आपके ऊपर, 2 इधर, 2 इधर। तो प्रीमोलर आपके बच्चों में नहीं पाया जाता, जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है 8, कितनी होती है 8, 2 इधर आपके होते हैं, 2 ऊपर, 2 इस साइड, 2 इस साइड। तो कितनी संख्या हो गई 8 संख्या हो गई, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम देखते हैं आपके प्रीमोलर, क्या सॉरी मोलर, क्या देखते हैं मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी होती है आपके, तो 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, मतलब कि 8 दूना 16, कितना होता है 16। तो 16 दांत आपके कितने होते हैं मोलर के, कितने होते हैं मोलर के होते हैं। तो ये क्या होता है कि देखो क्वेश्चन ये आपको फंसता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर तो एकदम नहीं पाया जाएगा, लेकिन मोलर में ऐसा कौन सा मोलर है जो नहीं पाया जाएगा बच्चों में। तो मोलर में आपका 3rd मोलर ऐसा है जो बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझिए आप लोग कि जो आपका प्रीमोलर है वो बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, लेकिन मोलर की बात किया जाएगा तो आपका 3rd मोलर नहीं पाया जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो टिक करके लोग चले जाते हैं मोलर नहीं पाया जाता है। भैया तो मोलर तो पाया जाएगा, लेकिन मोलर में 3rd मोलर नहीं पाया जाएगा ना। मोलर में कौन सा मोलर नहीं पाया जाएगा 3rd मोलर, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं पाया जाएगा बच्चों में कौन सा दांत, तो प्रीमोलर। कौन सा मोलर नहीं पाया जाएगा, प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो में आपको, आप देखो यहां तक आपको टीथ के बारे में बता दिए, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बता दिए। यहां तक किसी कोई दिक्कत, भैया बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कॉपी पेन लेकर बैठे हो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं तो 3 जोड़ी आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बता दिए, 32 टीथ के बारे में बता दिए, टीथ किस प्रकार से बना है, उसका ऊपरी भाग क्या है, इसके बारे में बता दिए। तो अगली वीडियो में आपका बचा है ओइसोफेगस। क्या बचा है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्टोमच, एस्टोमच के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद हम लोग पढ़ेंगे लीवर, लीवर के बाद हम लोग पढ़ेंगे गाल ब्लैडर। क्या पढ़ेंगे गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पढ़ेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टम, रेक्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनस, ठीक है। फिर आपका डाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।